हमने ये हमेशा देखा है, सुना है और फ़ील भी किया कि हम अपने बड़ों से ही सब कुछ सीखते हैं। लेकिन आज जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ना, उसमें एक ग्रैंड डॉटर सुधा मूर्ति अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाती है। सच में ये स्टोरी बहुत ही टचिंग स्टोरी है, जिससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि चाहे आपकी एज कुछ भी हो, एजुकेशन हर एज के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपकी एज लिमिट आपको बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है कि आप कुछ सीख नहीं सकते हो। डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क से आप बहुत सारी डिफ़िकल्टी से आगे बढ़ सकते हो। और जिसने आपको सब कुछ सिखाया है, जिससे आप कुछ भी सीखते हो, वो आपका टीचर ही हुआ। तो टीचर को हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए। इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। जब सुधा मूर्ति 12 साल की थी ना, तब वो नॉर्थ कर्नाटक के विलेज में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में। उन दिनों कर्नाटका का ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, तो उन्हें जो भी पेपर्स मिला करती थी, जो सुबह जैसे हमारे घर पे न्यूज़पेपर आते वो हमें सुबह सुबह मिल जाती, लेकिन वहाँ पे वो दोपहर यानी कि आफ्टरनून तक पहुँचती थी। और वीकली मैगज़ीन हमेशा एक दिन लेट ही आती थी। वो सब क्या ही कर सकते थे। वो लोग बहुत ही एक्साइटमेंट से वेट करते थे उस बस का, जिसमें बहुत सारे पेपर्स होते थे, वीकली मैगज़ीन्स होती थी और पोस्ट होती थी। उस टाइम पे ना त्रिवेणी बहुत ही पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज की। वो कन्नड़ में लिखती थी। वो बहुत ही अच्छी राइटर थी, बहुत अच्छा वो लिखती थी। उनका स्टाइल जो है लिखने का, वो बहुत ही ईज़ी हुआ करता था और सब जो है बहुत अच्छे से पढ़ लिया करते थे। उनका स्टाइल सबको पसंद आता था। उनकी जो स्टोरी है वो यूजुअली बहुत साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के बारे में होती थी, जो ऑर्डिनरी लोग, हम जैसे लोग डेली लाइफ में फ़ील करते हैं, हमारे साथ होती है। और वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में उसे प्रेजेंट करती थी। डेफिनेटली जो कन्नड़ लिटरेचर की राइटर थी ना, वो बहुत ही यंग एज में ख़त्म हो जाती है, लेकिन आज भी 40 ईयर्स बाद भी लोग उनके नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते हैं, उसे याद करते और पढ़ते हैं। उनमें से एक नॉवेल का नाम था काशी यात्रे। ये उस टाइम पे कन्नड़ वीकली करमवेरा पे एक सीरियल की तरह पब्लिश हुआ करता था ये नॉवेल, ठीक है। तो ये जो स्टोरी थी, ये नॉवेल में स्टोरी थी, ये एक ओल्ड लेडी की थी जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी। ओके, जहाँ डिज़ायर मतलब इच्छा, अडल्टेंट। तो उसे ना काशी या फिर वाराणसी जाना रहता था। तो फिर ना वो जो उस टाइम के जो हिंदूज़ है वो बिलीव करते थे कि काशी जाकर अगर आप विश्वेश्वरा की पूजा करते हो ना, तो आप अल्टीमेटली अपने लिए ही पुण्य करते हो। तो वो जो ओल्ड लेडी है वो भी ऐसा बिलीव करती थी। तो उसका जो स्ट्रगल है कि वो जाती या फिर नहीं, ये अच्छी तरीके से नॉवल में डिस्क्राइब किया गया है। तो ये स्टोरी में एक यंग गर्ल भी है जो कि ऑर्फन है, जो प्यार में पड़ जाती है, ठीक है। फिर ना उसके बाद ना उसके पास पैसे नहीं होते लेकिन शादी करने के लिए। तो लास्ट में क्या होता है, वो जो ओल्ड लेडी अपनी सारी सेविंग्स उस लड़की को दे देती है। वो काशी के लिए वो सेव करी थी, लेकिन वो नहीं चाहती और बोलती है कि ये जो ऑर्फन गर्ल का हैप्पीनेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कि मैं विश्वेश्वरा की काशी में जाके पूजा करूं। सुधा मूर्ति की जो ग्रैंड मदर थी कृष्णक्का, वो कभी स्कूल नहीं गई थी, तो वो कभी पढ़ भी नहीं सकती थी। तो वेडनेसडे को जब मैगज़ीन आती थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी और जो सुधा मूर्ति है वो उन्हें पढ़ के सुनाती थी। उस टाइम पे वो अपना सारा काम छोड़ देती थी उनके ग्रैंड मदर, और वो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ उन्हें सुनती थी और बाद में वो उन्हें सुनाती भी थी। मतलब इतना अच्छे से उन्हें याद रहता था वो स्टोरी। उनकी ग्रैंड मदर कभी काशी नहीं गई थी, तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई करी थी उस नॉवेल से प्रोटैगनिस्ट की तरह, मतलब रिलेट कर पा रही थी वो। जितना कोई एक्साइटेड नहीं होता था, उतनी ज़्यादा एक्साइटेड वो होती थी कि आगे वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टोरी क्या है। और वो जो सुधा मूर्ति उनको इंसिस्ट करती थी कि सीरियल में आगे क्या हुआ है वो उन्हें पढ़ के सुनाए। और जब वो ये कहानी सुन लेती थी ना, उसके बाद वो काशी यात्रा के बारे में सुनने के बाद वहाँ पे जाती थी, कहाँ पे, टेम्पल के कोर्टयार्ड पे अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती थी, वहाँ डिस्कस करती थी उसके बारे में। और वो जो सुधा मूर्ति वहाँ पे हाइड एंड सीक खेलने के लिए जाया करती थी अपनी ग्रैंड मदर के साथ पे। वो लोग डिस्कस करते थे लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, वो करती थी अपने फ्रेंड के साथ ग्रैंड मदर उनकी। तो फिर उस टाइम पे ना सुधा मूर्ति को कभी समझ में नहीं आया कि ये लोग इतना कैसे इंटरेस्टेड हो सकते हैं किसी डिबेट के लिए, मतलब स्टोरी के लिए, किसी नॉवल के लिए। सुधा मूर्ति ना एक शादी पे जाती है अपने कज़न्स के साथ में नेबरवुड विलेज में। वहाँ पे उन दिनों पे अभी भी आप लोग रिलेट कर पाते होंगे कि अभी भी आप शादी में जाते होंगे तो सबके पेरेंट्स जो है बिज़ी रहते होंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से खेल सकते हो, खा सकते हो, तो वो लोग वैसा भी करते थे। वो लोग ना दिन भर ऐसे खेलते रहते थे, खाते रहते थे। वो अपनी फ्रीडम को पूरी तरीके से एंजॉय करते थे, क्योंकि जो एल्डर्स थे वो बिज़ी हुआ करते थे उस टाइम पे। तो फिर वहाँ पे वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे वो पूरे 1 हफ़्ते रहकर आई थी। तो जब वो वापस अपने विलेज में आती है, वो अपनी ग्रैंड मदर को टीयर्स में देखते, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ और शॉक हो जाती है कि मैंने कभी अपनी ग्रैंड मदर को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी रोते हुए नहीं देखा, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया जो मेरी ग्रैंड मदर रो रही है। तो फिर वो पूछती है, "अव्वा, आप ठीक हो? क्या सब कुछ ठीक है?"
तो फिर यहाँ पे सुधा मूर्ति बताती है कि हम मदर को कन्नड़ लैंग्वेज में कर्नाटका पे अवा बोलते हैं। तो वो ऐसे सर हिलाते नोट करती है, बट वो कुछ रिप्लाई नहीं करती। उस टाइम पे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो भूल चुकी थी। फिर वो रात में क्या होता है ना, डिनर के बाद वो सब लोग टेरेस पे, ओपन टेरेस पे अपनी छत पे सो रहे होते हैं सब घर के। और फिर वो समर का नाइट था, इसीलिए वहाँ पे फुल मून था। तो फिर अवा आती है और उसके बाजू में बैठ जाती है उनकी ग्रैंड मदर, और वो बोलती है उनके हेड पे, ऐसे फॉरहेड पे टच करके। सुधा मूर्ति रियलाइज़ करती है कि जो उनकी ग्रैंड मदर है उनको कुछ बोलना है। फिर वो उनसे पूछती भी है कि हुआ क्या है। तो फिर वो बताने लगती कि जब मैं छोटी सी थी तब मैंने बहुत छोटे से ही उम्र में अपनी मदर को खो दिया था, मतलब उनकी मदर ख़त्म हो गई थी। तो वहाँ पे कोई भी नहीं था जो उनकी केयर कर पाए और उन्हें गाइड कर पाए। उनके फादर बहुत ही बिज़ी थे और उन्होंने फिर शादी करवा दी थी उनकी। उस टाइम पे लोग जो है एजुकेशन को उतना नेसेसरी कंसिडर नहीं करते थे गर्ल्स के लिए, तो वो कभी स्कूल भी नहीं जा पाई। फिर उनकी शादी भी हो गई थी। फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं जैसे कि सुधा मूर्ति। तो वो बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम लोग को खाना खिलाकर, तुम्हारे लिए खाना पका कर। तो उस टाइम पर मुझे रिग्रेट नहीं होता था कि मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मैंने मेक श्योर किया कि मैं अपने चिल्ड्रन को और ग्रैंड चिल्ड्रन को अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी 62 ईयर्स की ग्रैंड मदर, सुधा मूर्ति बताती है कि वो मुझे अपनी 12 साल की ग्रैंड डॉटर को ये क्यों बता रही है, वो भी आधी रात में अपनी लाइफ की स्टोरी क्यों सुना रही है। मुझे एक चीज़ पता था कि मैं उन्हें इमेंसली बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। मूर्ति जानती थी कि कोई ना कोई रीज़न तो है जिससे जो है उनकी जो ग्रैंड मदर उन्हें ये सब चीज़ें बता रही हैं। तो वो उनके फेस में देखते वो कितनी अनहैप्पी है, उनकी जो आइज़ है वो टीयर से फुल हो चुकी हैं। वो जो उनकी ग्रैंड मदर थी ना, वो बहुत ही गुड लुकिंग लेडी थी, हमेशा हंसती रहती थी। लेकिन जो उस टाइम पे हुआ था जब वो उन्हें स्टोरी बता रही थी, तो वो कभी भी भूल नहीं सकती वो एक्सप्रेशन, कौन, सुधा मूर्ति, कि वो कितनी वरीड थी। वो ऐसे उनके पास आगे झुकती है और उनके हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है, अवा आप रो मत, क्या मैटर है मुझे बताओ, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो इसमें अवा बोलती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि तुम जब यहाँ पे नहीं थी, तुम जब बाहर गई थी शादी पे, तो कर्मवीरा जैसे हमेशा आता था वैसे वो आया था। मैंने मैगज़ीन ओपन भी किया, मैंने पिक्चर्स देखे जो वहाँ पे काशी यात्रा के बारे में लिखा था, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पा रही थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने बहुत बार जो है ऐसे रब करके, मतलब ऐसे देखते हैं ना सब हाथ रख रख के पढ़ते हैं, वैसे मैंने करा, लेकिन मुझे पता था कि मैं कुछ भी नहीं समझ पाऊँगी। अगर मैं इतनी भी कम से कम पढ़ ली रहती कि मुझे आता पढ़ने के लिए, तो ये सब मुझे नहीं देखना पड़ता। मैं तुम्हारा ईगरली वेट कर रही थी कि तुम वापस आओ। मैं सोच रही थी कि तुम्हें मैं बोलूँ कि तुम मेरे लिए रीड करो। मैं विलेज भी आना चाहती थी तुमसे बोलने के लिए, और मैं यहाँ पे भी बोल सकती थी अपने ही गाँव पे कि तुम कोई भी मुझे पढ़ के सुना दो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट और हेल्पलेस फ़ील कर रही थी। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग रीच नहीं हैं, हम लोग रीच हैं, बट वो पैसे किस काम के जब मैं खुद इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती। वो ऐसा उनकी ग्रैंड मदर बोलती है। तो अब जो सुधा मूर्ति होती है उनको पता नहीं होता कि मुझे क्या बोलना है, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है, तो अवा कंटिन्यू करती रहती है। तो वो बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखना ही है, मैं कल से ही चालू कर दूँगी, मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी। और सरस्वती पूजा में जो दशहरा का जो पूजा होता है, मैं उसे अपनी डेडलाइन मानूँगी, और तब तक मुझे खुद में एक नॉवल पढ़ना आना ही चाहिए और मुझे इंडिपेंडेंट बनना ही है। तो फिर सुधा मूर्ति उनका डिटर्मिनेशन उनके फेस पे देखते हैं और उन्हें थोड़ा सा हँसी आ जाता है। मूर्ति बोलती है, अवा आप 62 ईयर्स के हो, आपको अभी अल्फ़ाबेट सीखने हैं, आपके हेयर्स देख रहे हो पूरे ग्रे हो चुके हैं, आपके हैंड्स में रिंकल आ चुकी है, आप स्पेक्स पहनते हो और आपके पास किचन में भी कितना काम होता है। चाइल्डिशली वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत तो नहीं, लेकिन वो फ़न उड़ाती है ओल्ड लेडी का, लेकिन वो स्माइल करती है। उनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो बोलती है, अगर आप किसी अच्छे काम के लिए डिटरमाइंड हो तो आप कोई भी ऑब्स्टेकल से ओवरकम कर सकते हो उसे, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी, जो भी हर कोई करता है उससे ज़्यादा करूँगी, मैं करके ही रहूँगी और मैं सीखूँगी। लर्निंग के लिए कोई भी एज बार नहीं होता है। तो नेक्स्ट डे से ही वो स्टार्ट कर देती है सुधा मूर्ति ट्यूशन लेना अपनी अवा का। वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, वो बहुत सारा अमाउंट का होमवर्क करती है, वो बहुत अमेजिंग कर रही है। वो रीड करती है, रिपीट करती है, राइट करती है, रिसाइट करती है। और जो सुधा मूर्ति थी ना, वो उनकी ओनली टीचर थी, और जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उनकी फ़र्स्ट स्टूडेंट थी। उस टाइम पे सुधा मूर्ति को बिल्कुल भी ऐसे अंदाज़ा नहीं था कि वो एक दिन टीचर बनेंगी कंप्यूटर साइंस और बहुत सारे जो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट को वो टीच करेंगी। की तरह दशहरा फेस्टिवल आता है, वो आया सीक्रेटली। तो सुधा मूर्ति ने काशी यात्रा की जो बुक है, जो पब्लिश हुई थी नॉवल, उसे ख़रीद ली थी। उनके ग्रैंड मदर ने उन्हें पूजा में बुलाया, पूजा प्लेस पे, और वो उन्हें सीट पे बैठने बोलती है, स्टूल पे बैठने बोलती है।
फिर वो उन्हें एक फ्रॉक गिफ्ट करती है और फिर वो कुछ ऐसा करती है जो कभी हुआ नहीं था। वो जो उनकी ग्रैंडमदर थी ना, वो ऐसे बेंड हो जाती है और सुधा मूर्ति की फ़ीट को टच करती है। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी और शॉक हो गई थी, क्योंकि एल्डर्स कभी छोटों के जो बड़े-बड़े लोग हैं छोटों के पैर नहीं छूते। हम हमेशा पैर छूते हैं गॉड के, एल्डर के और टीचर्स के। हमने ऐसा कंसीडर किया है कि हम पैर छूते तो हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। ये हमारा ट्रेडिशन है और बहुत ही बड़ा ट्रेडिशन है। बट आज जो है वो बहुत अलग हुआ और रिवर्स वे में हुआ। ये अच्छा नहीं लग रहा था, करेक्ट नहीं था। तो उनकी जो ग्रैंडमदर है वो बताती है कि मैं अपनी टीचर का फ़ीट छू रही हूँ, ना कि अपनी ग्रैंडडॉटर का। एक ऐसा टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना सिखाया। इतने कम टाइम पे मैं इतने कॉन्फिडेंटली नोवेल को पढ़ पा रही हूँ और मैं अब इंडिपेंडेंट बन गई हूँ। तो मेरी ड्यूटी है ये कि मैं अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। और ऐसा कोई भी स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा है कि टीचर, चाहे वो किसी भी एज का हो या फिर जेंडर का हो, हमें रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए या फिर छोटा बड़ा हो। तो हमें ये सब देख में सुधा मूर्ति अपनी ग्रैंडमदर के फ़ीट को टच करती है और उन्हें अपना गिफ्ट देती है, अपनी पहली स्टूडेंट को, वो जो नॉवेल लाई थी उन्हें। फिर वो उसे ओपन करती है, उनके ग्रैंडमदर रीड करती है टाइटल को, काशी यात्रे बाय त्रिवेणी। पब्लिशर का नाम इमीडिएटली वो रीड कर लेती है। उस टाइम पे जो सुधा मूर्ति थी वो जानती थी कि उनके स्टूडेंट ने सारी प्रॉब्लम्स को पार कर लिया है और वो बहुत ही शानदार सक्सेस को अपने नाम कर चुकी है। तो ये थी हमारी प्यारी सी, खूबसूरत सी और डिटर्मिनेशन से भरी हुई स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।